यार आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे लेट्स आस्क संजय ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बड़े दिनों के बाद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय ठाकुर साहब नमस्कार। क्या बात है बजाज साहब, सेम ओल्ड हैंडसम लुक। थैंक यू सो मच। चर्चा का विषय है पूरे देश में। थैंक यू वेरी मच संजय ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सेम ओल्ड हैंडसम लुक बोल दिया। कोई इस उम्र में मुझे हैंडसम बोले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप एवरग्रीन आदमी हैं बजाज साहब जी, इसीलिए आज ग्रीन कोट पहन के आया हूँ और ग्रीन शर्ट भी पहन रखी है जी। लेकिन संजय ठाकुर साहब नाराज थे आप हमसे क्या? आप आए नहीं मतलब इतने दिनों के लिए? नहीं, मुझे एक दो तीन बार बोला गया बजाज साहब, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था जी और ऐसी सिचुएशन में था कि वहाँ वाईफाई का इशू होता, नहीं कर सकता था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सका। सर पहले तो एक चीज़ से मैं शुरू करूंगा। ये कल भी मैंने बात कही थी और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, और उसके बाद फिर अपने पॉलिटिकल मुद्दे पे आएंगे। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री क्रिकेट टीम के ग्रीन रूम में गए वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद और सबकी हौसला अफजाई की, सब लोगों को शाबाशी दी कि यार 10 मैच तुम जीत के आए हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। चलिए तुम एक मैच तुम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, हर कोई तुमको देख रहा है। और कैसे लोगों को गले लगाया उन्होंने, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, रविंद्र जडेजा को, मोहम्मद शामी को, अपना क्या नाम है उसका, जसप्रीत बुमराह को। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्या कहेंगे इसके बारे में आप सर, बताएं सुनील। देखिए, देश का मुखिया बजाज साहब ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो गेम है, गेम में जीत और हार दो ही चीज होती है, तीसरी तो क्या चीज होनी है जी। अब लगातार जीतते रहे, कोई एक खराब दिन, कोई एक खराब वक्त जिसमें कैरीड अवे हो गए, रोहित शर्मा नहीं जरूरत थी मार दिए, नहीं आउट होते अकेले रह जाते तो वही 200 रन बनाते। तो गेम है, जीत हार लगी रहती है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वर्ल्ड कप की गेम के हारने के बाद जिस तरह की मीम, जिस तरह की अपोजिशन पार्टियों की मीडिया टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह की हरकतें की, दैट इज बैड, दैट इज बैड। शर्म भी आती है, लेकिन हमारे मुखिया को देख के खुशी भी होती है कि सबको मिले, प्यार से मिले, सबको दिल्ली आने का न्योता दिया, वादा किया दिल्ली आने पे बैठूंगा। और जिस तरह से मोहम्मद शमी को गले लगा के उन्होंने जो उनकी शाबाशी दी है, उनको आशीर्वाद दिया है, उसको देख के लगता है कि ये जो विरोधी पार्टियां छोटे छोटे अनचाहे मुद्दों पे अभी हलाल और हलाला पे चिल्ला रही, उनको चिल्लाना चाहिए या ऐसे मुखिया के किसी नियत पे शक करना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की, केंद्र सरकार की किसी भी स्कीम में किसी हमारे मुसलमान भाई बहन को किसी भी लाभ का, योजना का कम लाभ दिया है क्या? अरे सर बात तो छोड़िए ना ठाकुर साहब, मोहम्मद शामी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाए सहसपुर में, अमरोहा में, इसकी अनाउंसमेंट कर दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या बात कर रहे हैं सर, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? अब बताइए, इससे बड़ी कितनी परीक्षा देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नियत और अपने नीतियों के बारे में? यही तो है ये कांग्रेस के लोग। नेवर बीन डन बिफोर, आज तक कभी नहीं हुआ पहले। ये कांग्रेस के लोगों को जरा भी शर्म आती नहीं है। ये लोग जस्ट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है इसलिए कुछ भी बोलते हैं, और वो बोल के अपना ही नुकसान करते हैं बजाज साहब जी। वो इसरो में हमने देखा था कि जिस प्रकार से मोदी साहब जाकर उस हार को उन्होंने गले लगा लिया, बोले कि अगर कोई हारता तो मैं जिम्मेदार हूं। दैट इज, इसरो में भी हमने देखा जो शिवन जी को गले लगाए थे, यहीं पर रोहित शर्मा और पूरे टीम को जिस प्रकार से, तो उन्होंने एक लीडरशिप का एक स्टैंड बना दिया है, अपवर्ड स्टैंड, जो कि हर हार के लिए मैं जवाबदार हूं, आप नहीं, आप बिंदास अपना काम करते रहो। एक मैसेज अच्छा गया है ठाकुर साहब पूरे देश में। जरूरत यही है नाम्बियार साहब, इस वक्त देश की जरूरत यही है कि जब देश विरोधी ताकतें, देश के अंदर की विरोधी ताकतें देश को गुमराह करके देश को गलत गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रही हो, उस समय पे अगर ऐसा लीडर ना हो देश के साथ तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इस बात की कल्पना करिए। आप कल्पना करिए कि वो लोग जो इस तरह के बयान देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को कितना इनसिक्योर करते हैं, और दूसरी तरफ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का लीडर जो अपने लोगों को गले लगाता है और मोहम्मद और माजिद और मनोज में कोई फर्क नहीं करता है,
ऐसे नेता के लिए भी अगर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि इनकी बुद्धि पे स्वयं माँ सरस्वती नाराज हो गई हैं और विराजमान हो गया है इनका दुर्दिन। इन लोगों का नुकसान होते ही जाना है, इनको समाप्ति की तरफ बढ़ना है, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या इसीलिए प्रदीप जी Yes, बिल्कुल बिल्कुल क्या इसीलिए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पनवती मोदी कहा, जिसके ऊपर अब आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं? राजस्थान की एक मीटिंग में कहा है ना उन्होंने, राहुल गांधी जी ने। ऐसा है ना बजाज साहब, असल में उनका हम इग्नोर कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ रहा है कि मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा। इनकी आदत पड़ गई है, इस तरह की बदतमीजियां करते हैं और उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये माफी मांग लेते हैं और हमारी कोर्टें बार बार इनको माफ कर देती हैं। तो हम लगातार इनकी इस तरह की हरकतों को देश के सामने और देश के न्याय तंत्र के सामने रखते रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी दिन तो ऐसा होगा जिस दिन इनकी गलती 101 हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तू तो मेरा भाई हो, भाई तुम मेरे भाई हो, 100 गलतियां तुमको माफ हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। तो राहुल गांधी शिशुपाल है, कहने का मतलब ये हुआ। अब हरकतें शिशुपाल जैसी कर रहे हैं तो फिर क्या कहें हम लोग, हरकतें तो उनकी शिशुपाल जैसी ही है। कांग्रेस का कहना है जननायक राहुल गांधी। कांग्रेस राहुल गांधी जी को कह रहे कि जननायक, हमारा जननायक का परफॉर्मेंस 5 स्टेट में ऐसे होने वाला है कि नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी आर स्कैर्ड ऑफ हिम। मोदी जी एंड द बीजेपी इज स्कैर्ड ऑफ राहुल गांधी। जननायक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, 5 स्टेट में विक्ट्री होने वाले कांग्रेस के। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीछे छोड़ दिया। एसोसिएटेड जर्नल्स जो कंपनी है, तो उस पे रेड लगा के करीबन 750 करोड़ के प्रॉपर्टी अटैच किए उनके, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के। तो एजेएल, तो ये कांग्रेस का कहना है कि जननायक से डरने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ठाकुर साहब। नाउ हाउ डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट जननायक? ईश्वर करे कि कांग्रेस को बार बार इसी तरह का जननायक मिलता रहे, जो अपने जीवन के जितने चुनाव हुए हैं उसके 95% चुनाव हार जाता है। कांग्रेस को ऐसे ही जननायक की आवश्यकता है, तो उसमें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, हम और आप क्या कर सकते हैं। रही बात इनके यंग इंडिया और एजेएल की बातें, तो भाई आप भ्रष्टाचार करोगे तो नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को। समय समय पे सबका इलाज होता रहेगा। आपने 68 साल लगातार राज करके भ्रष्टाचार किया है, तो उस भ्रष्टाचार का इलाज करने में अगर 68, 78 और 98 महीने लग रहे हैं तो इस तरह का रोना रोए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा जननायक हम लोग तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा ही जननायक देते जाइए कांग्रेस को, जो एक दिन कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के समाप्त कर देगी। ये जो इन लोगों के पास पैसे हैं, जो आप बता रहे हो 700-800 करोड़ की संपत्तियों को 752 करोड़ का फिगर दिया है ईडी। हाँ, तो ये हजारों करोड़ क्या इटली से लेके आए थे बजाज साहब? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो हजारों करोड़ रुपया है, ये क्या इटली से लेके आए थे? और इटली से लेके नहीं आए थे। जब ये लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास 5 करोड़ रुपए के ऊपर रुपया नहीं है, ये चाइना से चंदा लेते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते हैं, वहां से कांग्रेस को ये ट्रांसफर करते हैं, एजीएल से उसको यंगिस्तान में लेके जाते हैं, यंग इंडिया में लेके जाते हैं। यंग इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास चली जाती है। तो ये हजारों करोड़ रुपया जो देश की संपत्ति है, भारत देश से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, तो भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां उसको अटैच करेंगी। इटली से तो लेके नहीं आए थे ना भाई साहब। आप तो बड़े निष्पक्ष हैं, आप लोग तो भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, आप लोगों ने कभी कोई बिजनेस भी नहीं किया है, आपने अपने किसी घोषणा पत्र में किसी बिजनेस का जिक्र भी नहीं किया है, तो ये सारे पैसे आपने लाए कहां से हैं? और अगर गलत तरीके से कमाए हैं तो उसको तो आपको देश को देना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी यही तो कहते हैं कि सबका हिसाब करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक रुपया जो देश का है वो वसूल के रहूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसे वसूल रही है और इनको देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो दर्द होगा तो इसी तरह की उल जलूल बातें करेंगे। तो संजय ठाकुर साहब, अब आप ये बताएं
कि अब जो 5 स्टेट की इलेक्शन हो रही है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है। अब आपके मुंह से भी सुन लेते हैं सर, 5 स्टेट में से बीजेपी कितने जीत रही है आपके मुताबिक व्यक्तिगत तौर पे? बजाज साहब, जी, पहली बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ बोलने के लिए ऑथराइज नहीं। कोई बात नहीं सर, हमने ऑथराइज किया मैं आपको। अपना व्यक्तिगत कोई सर, हमने जीवन- ऑथराइज मेरा किया जीवन- आपको इस चैनल पे। हाँ। वी मेरा वांट टू जीवन लिसन टू तो- योर मेरा वी जीवन वांट टू भारतीय लिसन टू योर जनता पर्सनल पार्टी- व्यूज। मेरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और इस देश की गरीब जनता की सेवा के लिए समर्पित है। लेकिन मैंने चुनाव पोलिंग हो जाने के पहले ही आपके इसी चैनल पे आपसे कहा था बजाज साहब कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन राज्यों में जीत हासिल कर रही है और ये बहुत जल्दी है हम लोगों के सामने आ जाने वाला है। ये 3 मैं दिसंबर अपनी बातों से मुकर नहीं रहा हूँ। 3 दिसंबर मैंने जो वादा किया था उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। और यहाँ पर एक और चीज, सॉरी, Yes, yes, yes. एक छोटी सी बात जो आपने बात करी, सॉरी मैं आपको जरा पीछे लेके जा रहा हूँ, वो बात जरा रह गई थी, फिर मैं नहीं तो भूल जाऊंगा पूछना आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा जिस प्रकार वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑपोजिशन के लोगों ने कमेंट्स दिए, उल्टी सीधी चीजें बोली, मीम्स बनाए नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। संजय ठाकुर साहब, आप इस पर जरा प्लीज कमेंट करें। इसके ऊपर मेरी लड़ाई रहती है हर एक से कि आप लोग मतलब ये चाहते हैं कि भले भारत हार जाए, नरेंद्र मोदी को कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी की कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब ये कैसी मंशा है यार, मतलब किस किस्म के लोग हैं ये? संजय ठाकुर साहब। बजाज साहब, चूंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री राजनीति में है, राजनीति से आके प्रधानमंत्री बने हैं देश का, तो राहुल गांधी की पनौती की कमेंट को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक तरफ वो नेतृत्व है जो अपने जीवन के जितने चुनाव लड़ता है वो सारे अपने चुनाव जीतने के साथ साथ पूरे अपनी पार्टी के चुनावों को, हारते हुए चुनावों को खींच के जीत के, हार के मुंह से खींच के जीत में परिवर्तित कर देता है। एक तरफ वो नेतृत्व है जिसको राहुल गांधी पनौती कह रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी जीते हुए चुनावों को हार जाते हैं और बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, वो जो है जननायक हो गए। ये दो मुही बात भारत देश की जनता भी समझती है, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी की बातों पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं। ठाकुर साहब, अमित शाह जी हर मंच पे आप देखोगे सबको याद दिलाता है कि 22 जनवरी 2024 और मुहूर्त भी बोलते हैं कि 12:22 पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, मुहूर्त के साथ, डेट के साथ। और यह भी याद दिलाता है कि भूमि पूजन भी मोदी साहब ने किया था 5 अगस्त 2019। अमित शाह जी हर मंच पे ये बोल रहा है और आगे जाकर ये भी बोल रहा है कि 550 साल के बाद ये शुभ अवसर आ रहा है, बहुत शुभ अवसर। और कांग्रेस ने 70 साल में हमेशा इसका विरोध किया है। राम मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण का हमेशा 70 साल से कांग्रेस विरोध कर रहा है। इसमें थोड़ा हाईलाइट करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये देश जानता है कि कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने तो भगवान राम मंदिर के विषयों पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की अलग अलग अदालतों में जितने भी विरोध कर सकते थे, कांग्रेस ने विरोध किया ही है। लेकिन ये सत्य भी है कि 550 साल के बाद ये शुभ अवसर आया जब अपनी ही धरती पे, जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां पे वो विराजमान हो रहे हैं। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, उसके पीछे जो दूसरी बात है ना बजाज साहब, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए ये काम इतनी आसानी से हो पा रहा है। इस देश की विरोधी पार्टियां इसलिए बौखलाई हुई हैं कि इनको ये समझ गया है कि इस देश के बहुतेरे मुसलमानों का समर्थन भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में मिल गया है और इसीलिए सौहार्द और भाईचारे का माहौल बना हुआ है। इसीलिए इतना बड़ा काम होते हुए भी इस देश के मुसलमानों ने भी तहे दिल से इस कार्यक्रम का स्वागत किया है और कहीं पे भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई है। इसी कारण इस देश का विपक्ष और कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और इसी तरह से ये और ज्यादा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए बहुत बुरी तरह से अपीजमेंट कर रहे हैं ताकि
इस देश का मुसलमान इनकी तरफ उन्मुख हो, ये डरे हुए कि अब क्या होगा, हिंदू तो हिंदू, अब इस देश का मुसलमान भी नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखने लगा है और नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता पे, नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक प्रणाली में विश्वास दिखा रहा है। मोदी और योगी मिलके इस देश को विश्वास जताने में कामयाब हो गए हैं कि इस देश का नेतृत्व, इस देश की सरकार इस देश के लोगों के लिए है, किसी देश के हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं। इसीलिए ये लोग बौखला के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसी बात को बार बार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश के को बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी, जननायक कांग्रेस का आगे जाकर कहता है कि जननायक राहुल गांधी जी हर मन से यही बोल रहे हैं कि आप जब पेट्रोल, लोगों से संबोधित करते हो, आप जब पेट्रोल खरीदते हो तो बिल जब भरते हो तो आधा पैसा अडानी जी के पास जाते हैं। आप जब बिजली के बिल भरते हो, राहुल गांधी जी का कहना है, आप बिजली के बिल भरते हो, आधा पैसा अडानी जी के पास जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी को कंटिन्यूसली उन्होंने एक ही मंच पर लेके लोगों को बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि अडानी जी, अडानी जी, अडानी जी। जैसे 20,000 करोड़ के पहले आरोप लगाए थे, फिर बोले कोयला आपने पूरा उनको दे दिया 12,000 करोड़, तो 30। तो क्या ये इंपैक्ट पड़ेगा ठाकुर साहब? नहीं, बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों में जो स्टेट गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े टेंडर हैं ये अडानी को मिले हैं और वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिए हैं, वो कांग्रेस शासित प्रदेशों ने दिए हैं। तो इनकी इन दो मुही बातों पे विश्वास कौन करेगा? और अगर देश में कोई कॉरपोरेट घराना है जो देश के इतने विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो जो काम करेगा, जो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको जो प्रॉफिट होगा, उसके प्रॉफिट पे सरकार कैसे रोक लगा सकती है? और अगर इतने बड़े ये अडानी विरोधी हैं तो इन्होंने क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के अडानी के सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? इन्होंने क्यों नहीं मध्य प्रदेश और इन्होंने क्यों नहीं राजस्थान में जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी के, उसको क्यों नहीं कैंसिल कर दिया इन्होंने? और इस देश पे 68 साल तक राज्य इन्होंने किया था, तो जो फायदा टाटा, बिरला और जो फायदा रिलायंस के, अंबानी की कंपनियों को होता था, वो कंपनियों का फायदा क्या ये अपनी जेब में लेके जाते थे क्या? अगर ऐसा है तो ये बताएं कि 68 साल तक हमने अंबानी का पैसा, टाटा का, बिरला का पैसा, प्रॉफिट हमने अपनी जेब में रखा था, वही पैसे से हमने प्रॉपर्टी बनाई है जो अटैच हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये आरोप लगा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये किस तरह से अडानी को और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का कुकर्म कर सकते हैं? इस देश की जनता, इस देश की नौजवान पीढ़ी इस आधुनिक युग में सबके हाथ में इंटरनेट पे मोबाइल है, 5G 6G चल रहा है, और इस देश का एक एक नौजवान, बुजुर्ग, हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि राहुल गांधी एक नंबर के झूठे इंसान हैं। ये तो शराफत है, ये कहिए शराफत है नरेंद्र मोदी जी की कि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये झूठों के भी सरदार यही हैं। ठाकुर एक साहब, बात तो उन्होंने कही कि मूर्खों के सरदार राहुल गांधी हैं, और जो मूर्खों का सरदार है ही वो झूठ तो बोलेगा ही, तो उसके बारे में और क्या कहना? ठाकुर साहब, जननायक राहुल गांधी जी आगे आरोप लगाते हैं कि आज सबसे सस्ता गैस सिलेंडर मिलता है तो राजस्थान में मिलता है। सबसे सस्ता सिलेंडर गैस का राजस्थान में मिल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। वुमन हेड उनको 10,000 रुपया हर साल मिलता है। गोबर हम लोग खरीद रहे हैं 2 रुपये पर किलो। स्टूडेंट्स को हम लोग लैपटॉप दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सब सुविधा राजस्थान में किया है। और अगर बीजेपी को आप चुनते हो, बीजेपी आकर ये पूरे स्कीम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिकॉज बीजेपी इज अगेंस्ट ये पॉपुलर स्कीम्स। तो यू थिंक एक कैंपेन चल पाएगा जिस प्रकार से जननायक राहुल गांधी जी कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी जी खुद को जननायक कर रहे हैं, आप क्यों 25 बार प्रदीप जी उनको जननायक कर रहे हो? जननायक नहीं, मूर्खों के सरदार है हो आप, जननायक कहे जा रहे हो। सुनो, तो आपको एग्रीवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो गुस्से में और भी बोलेंगे। अच्छा, आप कहोगे? अरे एक बार तो कह दो कि हम मूर्खों के सरदार भी, सही बात है, ये तो हम ही भरोगे कि नहीं भरोगे? अरे कौन कहेगा इनको, बताइए? इनको इतनी अगर अक्ल होती, अगर इनके अंदर इतनी समझ होती,
कागज पे कही गई चीजों का इनको ये पता ही नहीं है कि सारी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सर। ये तो वो झूठे लोग हैं प्रदीप नामबियार साहब, जिस प्रदेश में हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उसी प्रदेश में जब कोविड जैसी महामारी आपदा आई तो नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि रेहड़ी पटरी और रोज काम करके, डेली काम करके पैसा कमाने वाला वो जो रोजमर्रा मजदूर है उसके पास काम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, खाने के लिए पैसा नहीं है। इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस किया और प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज स्टेट गवर्नमेंट को भेजना शुरू किया। तो यही की महाराष्ट्र की कांग्रेस और शिवसेना की सरकार, जो राहुल गांधी जिसके मुखिया के सरपरस्त दादाजी हैं, उन लोगों ने कहा नहीं, आप लोगों को पहले जो राशन की दुकानों से पैसा देके अनाज खरीदोगे, उसके बाद पीडीएफ के स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने जो अनाज भेजा है वो मिलेगा। अरे जब उसके पास पैसा ही होता तो उसको मुफ्त में देने की जरूरत क्यों होती? तो मूर्खों के सरदार से ये पूछो कि तुमको पता नहीं था, या मूर्खों के सरदार जब तुम एक बार एटीएम में जाके 3,000 रुपया निकाल लिए थे, तब से आज तक उसी 3,000 रुपए से तुम्हारा खर्चा चल रहा है मूर्खों के सरदार। उसके बाद तो तुम कभी एटीएम नहीं गए यार। क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? इस देश की जनता सब समझती है। और राहुल गांधी की तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। राहुल गांधी को कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं। और अंदरूनी बात यह है प्रदीप नामबियार साहब कि कांग्रेस के नेता ही दबे तौर पे बोलते हैं कि यार इसको हटाओ जल्दी, ये पनौती हटेगा नहीं तो हम लोग ऐसे ही मरे रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी साफ कर देंगे, जीवन में फिर कभी आ नहीं पाएंगे। पनौती हटाओ, प्रियंका लाओ। ये अलग बात है कि प्रियंका आने के बाद उनको पता चलेगा अब इस पनौती का क्या करें। संजय ठाकुर साहब, दूसरी चीज ये है, बड़ी अच्छी खबर है कि बाय दिसंबर दिस ईयर और बाय जनवरी 2024 इंडिया विल बी अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, and by the end of 2024 or the beginning of 2025 India will overtake Germany as the 4th largest economy in the world, the 4th largest economy in the world, and we will overtake Japan as the 3rd largest economy in the world by 2026 or 2027. Now that's amazing. लेकिन उसमें एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि दिस इज एट द मोमेंट जॉबलेस ग्रोथ। तो ये जॉब क्रिएशन कब होगी टू मैच द ग्रोथ रेट? वो भी दोनों चीजें साथ साथ में चलें तो जाके असल में प्रोग्रेस होगी भारत में। संजय ठाकुर साहब। राज साहब देखिए, मैं अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे भी एक डिबेट में आपसे सिक्योरिटी के मुद्दे पे जब डिबेट हो रही थी तो हमने ये कहा था कि देश की अंदरूनी ताकतों के अलावा इंटरनेशनल ताकतें भी, वो ताकतें जो हमसे एक नंबर आगे हैं, वो सब इस फिराक में लगी होंगी कि ये कब हमको ओवरटेक करके आगे चले जाएगा। वो मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेज हैं जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और सबटाइज करने के लिए काम करेंगी। लेकिन उसी डिबेट में मैंने आपसे ये भी कहा था बजाज साहब कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को हम सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में से इसकी डिमांड और सप्लाई को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एमएसएमई के जरिए, एमएसएमई मंत्रालय के जरिए इन चीजों को बहुत ही डाइवर्सिफाई करके ज्यादा से ज्यादा हमारी यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आप खुद भी एम्प्लॉयड हो जाओ और 4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दो। इस तरह की प्लानिंग को जब नरेंद्र मोदी जी ने लिया और कैंपेन शुरू किया तो यही कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पकोड़ा तलवाएंगे और भाजी बनवाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर देश ने कोविड की महामारी नहीं झेली होती, आप याद करिए नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा था कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, और अगर हमने इस महामारी को नहीं झेला होता तो हम आज की डेट में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके होते। और ये दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2027 हम पूरी दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी होंगे। हम जर्मनी को और जापान को पीछे छोड़ चुके होंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि विपक्ष की और कांग्रेस की और मूर्खों के सरदार की किसी कैंपेन में मत आइए और नरेंद्र मोदी की तरह इसी तरह से आप लोग गंभीर रूप से खड़े रहिए और 2027 के अंत तक भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से ही नहीं, सबसे बड़ी सामरिक ताकत, सबसे बड़ी स्पेस ताकत
और दुनिया को दिशा देने वाली शायद नंबर 1 पहली ताकत हो जाएगी। दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें भारत पहले नंबर की ताकत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हम सभी भारतीय लोगों को हिंदू मुसलमान जाति बात छोड़ के, धर्म और मत मजहब को छोड़ के एक साथ इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना होगा। हम सब इस लड़ाई को लड़कर दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक देश होंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को। और आपके माध्यम से, चूंकि आप भी राष्ट्रवादी आदमी हैं, आप लोग भी बात राष्ट्रवाद की करते हैं, इसीलिए मैं इस बात पे जोर देके कह रहा हूं कि इस बात को बार बार कहा जाए लोगों से कि हम सबको मत मजहब को भुलाकर 68 साल आप लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है, 15 साल आंख बंद करके नरेंद्र मोदी की गलतियों को गिनाए बिना आप लोग खड़े रहिए। अगर दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों में आप ना हो तो आप कभी मत लाइएगा नरेंद्र मोदी को। इस बात के साथ कहते हैं कि खड़े रहिए, प्रदेशों में भी नरेंद्र मोदी को जिताइए, ताकि जो आर्थिक विकास की रफ्तार है वो जिस तरह से केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उनको भली भांति प्रदेशों में भी लागू करके हम अपनी 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी को जो कैप्चर करना चाहते हैं उसमें हमको मदद मिलेगी और हम ये काम कर लेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। हमारा नेता ऐसा है, जब 2014 में आता है और 2024 की चुनाव में, 19 की चुनाव में जाने के पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संदेश देता है और जब अचीवमेंट के करीब है तब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2027 तक निश्चित रूप से हम जापान को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी मैन पावर ज्यादा है, हमारी मसल पावर ज्यादा है, हमारे पास यंग इंडिया की एनर्जी ज्यादा है और हम जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे के हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, एमएसएमई की थ्रू से जिस तरह से हम अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं घरेलू उत्पाद को, उसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होंगे। थैंक यू सो मच सर। संजय ठाकुर साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप आते रहें चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम हियर, माय प्लेजर टू। और 3 दिसंबर को वी विल नो एग्जैक्टली वेयर एवरीबॉडी स्टैंड्स। बजाज साहब 3 दिसंबर को डिमांड करके आप मुझे बुलाइएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा है हम लोग जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। दुरुस्त बात आपने कहा क्योंकि है हमारे और यहाँ बहुत पहले से कहा है, और हमारे अभी यहाँ से नहीं कहा है, बहुत ऐसा पहले से। पार्टी नहीं भेजेगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उस दिन मेरे लिए डिमांड कीजिएगा। दुरुस्त बात। ठाकुर विशाल, साहब, आपने जो इतना देर के बाद हमारे पास है, पूरे कसर आज निकाल दिए, इतना तेज और इतना ऊर्जा से आपने बात किया तो जबरदस्त था। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। Well, that was nice. Rather very passionate, of course. बिल्कुल सर। But rather nice. But Pradeep ji, what I said was that, you know, when are you going to have job-oriented growth? When are you बिल्कुल going to create jobs? Yes. This is jobless growth. Exactly. And is this India becoming the 5th largest economy, very soon to be the 4th largest economy, very soon to be the 3rd largest economy? Is it going to help the people who are right there at the bottom of the ladder? You need to change the I mean, I standard don't of know. living. So तो गरीब से गरीब लोगों के बाद जब, you know, when 2014 when Narendra Modi ji came in, he talked about the most poor